विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रूंगटा आप सभी को न्यूज़ फर्स्ट चैनल के मार्फत नमस्कार करता हूं। पितृपक्ष से अब हम नवरात्र की ओर जा रहे हैं, शुभ पावन अवसर पर जा रहे हैं। बरसात काफ़ी अच्छी हुई है और हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने गीला अकाल घोषित करने के लिए सरकार से मांग की है। हमने देखा चंद्रपुर के आसपास इस बार धान की फसल बहुत अच्छी हुई है और लोगों का कहना है कि इस बार धान काफ़ी अच्छा आएगा और धान से यहाँ पर विदर्भ में जो 4 जिले हैं उससे काफ़ी अच्छी फसल से फायदा होगा। अभी हाल ही में सरकार ने भी एक नीति बनाई है कि हमारे विदर्भ से एक्सपोर्ट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम मजबूती ला सकते हैं। उनका फोकस ज़्यादा डिफेंस सेक्टर्स और एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर जो हमारे विदर्भ में होता है उस पर ज़्यादा है। और हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी ने भी लघु मध्यम श्रेणी उद्योग और जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसके लिए एनए से पूरी मुक्ति दे दी है। अब उनको नॉन एग्रीकल्चर लेना नहीं पड़ेगा, जो अभी उन्होंने हाल ही में घोषणा की है। एक बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जब सरकार कहती है कि एनए आपको माफ़ कर दिया गया, लेकिन जब तक वो कमेटी के पास जाता है उसमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इनको किसी तरह का किसी सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीधा अपना उद्योग लगा सकते हैं। निस्संदेह बहुत अच्छा फ़ायदा लोगों को होगा, उद्योग आगे आएंगे। लेकिन देवेंद्र जी, मुझे आपसे ये कहना है कि आप बिजनेस के लिए बहुत काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री लाने के लिए आपका प्रयास बहुत अच्छा है और विदर्भ में आप कई बिजनेस सेंटर सरकार की तरफ से बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से मुंबई, दिल्ली में बड़े बड़े बिजनेस इंडस्ट्रियल सेंटर बने हुए हैं, उस तरह का सेंटर आप भारत शासन से सरकार के साथ मिलकर बनवा रहे हैं। एनबीसीसी को काम दे रहे हैं, बड़े बड़े रास्ते बनवा रहे हैं। लेकिन बिजली की दरें जो इतनी महंगी है उसके कारण लघु मध्यम श्रेणी के उद्योग नहीं चल पा रहे। स्टील उद्योग तिरमरा रहे हैं, टेक्सटाइल उद्योगों की बुरी हालत हो रही है, फेरोलॉय की हालत बुरी हुई है। उसके लिए आपको एक स्टडी करनी चाहिए कि ये उद्योग धीरे धीरे सृष्टियाँ लेते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि शीघ्र से जो बिजली की दरें कम कर देनी चाहिए। आपके अधिकारी कहीं कहीं लगता है आपको गुमराह कर रहे हैं। आज इतनी दरें बढ़ गई है, जुलाई के अगर रेट देखते हैं तो इतने बुरी तरह से लोग उससे प्रभावित हुए हैं, अगस्त के रेट से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो देखना यह है कि हम उस बिजली की दरों को कम करके किस तरह से उद्योगों को आगे ला सकते हैं, किस तरह से उनका फ़ायदा कर सकते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी हो गया है। दूसरा, हमें किसी प्रधान जो विदर्भ होने से वहाँ पर हम किस तरह से सहूलियतें दे सकते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आज दाल हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी की दाल अकोला में होती है, वर्धा में होती है। तो इतनी अच्छी दाल होने के बावजूद यहाँ के किसानों को भाव नहीं मिल पाता, यहाँ पे बड़े उद्योग लग नहीं पाते। अकोला में 200 से ज़्यादा राइस मिले एमआईडीसी क्षेत्र में हैं। तो सरकार को चाहिए कि और उसको प्रोत्साहित करके हम किस तरह से कृषि उद्योगों को आगे ला सकते हैं। आज हम मानते हैं कि धान के भी बहुत सारे राइस मिल लगी हुई है, चिलिंग भी लगी हुई है, लेकिन उनका मुनाफा उतना नहीं मिल पाता बाकी जिस तरह से गन्ने का मुनाफा पश्चिम महाराष्ट्र में मिल रहा है। तो इसको देखते हुए हमारे उद्योग किस तरह से आगे आ सकते हैं, किस तरह से फ़ायदा कर सकते हैं, उसके लिए तो सरकार ने जो नीति 15 सितंबर को पीएसआई लानी थी वो अब तक नहीं आ पाई। कब तक ये बेचैनी हमारे बीच में रहेगी कि नई सामूहिक योजना सरकार ला सके। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने भी घोषणा की थी कि 15 सितंबर तक पॉलिसी आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक पॉलिसी नहीं आई। हमें इंतजार है क्योंकि कुछ लोग एक्सपांशन करना चाहते हैं, कुछ लोग नए उद्योग लाना चाहते हैं एमएसएमई में। तो अगर ये योजना आ जाती है उसका निस्संदेह बहुत फ़ायदा होगा। ये देरी नहीं करना चाहिए। और अभी जीएसटी की जो स्लैब है 22 तारीख से लागू होने वाले हैं। हमने एक पेपर में जो इकोनॉमिक टाइम्स में
उसमें जानकारी ली कि 17 दिन के जो जीएसटी में सरकार ने ये परिवर्तन किया कि 2 स्लैब की 5% और 18% की, उसमें इस दिनों में इतना लोगों का टर्नओवर कम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत नुकसान हुआ कि जो कोरोना से भी बहुत कम हुआ है। हम मानते हैं कि इस जीएसटी का आगे फ़ायदा बहुत होगा, लेकिन 17 दिन का वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस वेटिंग पीरियड में इंडस्ट्री क्या हालत होती है सरकार ने समझना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी ने समझना चाहिए कि अगर 2-3 दिन की वेटिंग है तो सही है, लेकिन 15 दिन 17 दिन तक अगर माल नहीं बिके और लोग उपभोक्ता वो देखता रहे कि 10% का या 60% का हमको फ़ायदा होगा, तो 22 तारीख से जो उसको खरीदारी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि एक तो जो माल है वो उतना नहीं मिल पाएगा। और नवरात्र के दिन आ रहे हैं, दशहरे का दिन आ रहा है, दिवाली का दिन आ रहा है, क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार का दिन आ रहा है, बहुत सारे ऐसे अवसर आ रहे हैं कि त्यौहार फेस्टिवल पे बहुत सारी स्कीम आएगी, उत्पादन जितना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा और मांग इतनी बढ़ जाएगी। 1 लाख करोड़ का जो सरकार को नुकसान हो रहा है वो पैसा बाजार में आएगा और वो पैसा बाजार में आने से इतनी बड़ी टर्नओवर मिलेगी कि उसका फ़ायदा निस्संदेह इकोनॉमी को मिलेगा। और जो हमारी जीडीपी जो 7% के आसपास थी वो 7% से करीब 7.89% तक आ सकती है, तो इसका फ़ायदा निस्संदेह उद्योगों को होगा। लेकिन सरकार को निर्णय लेते हुए ये देखना चाहिए कि वेटिंग पीरियड में इतना वेटिंग पीरियड नहीं रखना चाहिए था। विदर्भ क्षेत्र ऊर्जा निर्मित में सबसे आगे रहा है। महाराष्ट्र की जो कोयले से निर्मित ऊर्जा में 50% से ज़्यादा विदर्भ का स्थान रहा है, लेकिन वह ऊर्जा निर्मित करने से कितना नुकसान विदर्भ को हुआ है यह आकलन करना चाहिए। आज जरूरी हो गया है कि कई पिटीशन हमारे सुप्रीम कोर्ट में यह है कि जो थर्मल पावर स्टेशन है ज़्यादातर वो महाजनकों के हैं, उससे प्रदूषण इस मात्रा में फैला है कि लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी प्रभावित हुआ है। लोगों को यहाँ पर दमे की बीमारी है, लोगों को यहाँ की कैटरेक्ट की बीमारियाँ इसके कारण हुई हैं, लोगों को यहाँ पर हार्ट की बीमारियाँ हुई हैं, कैंसर की बीमारियाँ हो रही है। तो सरकार को यहाँ के नागरिक जहाँ जहाँ थर्मल पावर स्टेशन है उन नागरिकों को 10 लाख की इंश्योरेंस फ्री दे देनी चाहिए और वहाँ पे जितने भी लघु उद्योग लग सकते हैं कम से कम 25% का अतिरिक्त अनुदान जहाँ पे कोयले से निर्मित थर्मल पावर स्टेशन वहाँ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ का बहुत सारा युवा इस थर्मल पावर स्टेशन के पोल्यूशन के कारण बाहर चले जा रहा है और उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी तरह का प्रलोभन देकर जो उसका स्वास्थ्य वहाँ पर ख़राब हुआ है, जो उनके परिवार का ख़राब हुआ है, उसको 25% सरकार ने सब्सिडी इमीडिएट देनी चाहिए, जिससे कि वहाँ पर उसके जो थर्मल पावर स्टेशन की जो कलपुर्जे है वो वहाँ बना सके और जो थर्मल पावर स्टेशन जो कई तरह की वहाँ पे कंडीशन है वो कंडीशन निकाल लेनी चाहिए। वहाँ पे प्री कंपटीशन कर लेना चाहिए। जो भी अगर इंडस्ट्री अगर स्टार्टअप है या जो जिसको ज़्यादा अनुभव है वहाँ पर कलपुर्जे बना सकते हैं। क्यों वहाँ पर इस तरह के टेंडर में प्रतिबंध लगाए गए हैं कि वहाँ पर एक लॉबी काम करती है, उस लॉबी से सरकार को भी नुकसान होता है, महाजनों को भी नुकसान हो रहा है और जो है नए लोग उद्योग लगाना चाहते हैं वो लगा नहीं पाते। और जो वहाँ पे बंधन दिया गया कि उसको इतने साल का वहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, यह निस्संदेह बहुत गलत है। बाकी इस तरह का कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की कंडीशन बहुत कम होती है। जिसके पास प्रतिस्पर्धा में अनुभव और क्वालिटी देने की पूरी क्षमता है वैसे लोगों से लेना चाहिए। निस्संदेह इसका फायदा उपभोक्ता को होगा, सरकार को भी होगा और महाजनकों को भी होगा। हमारे कई इसमें बड़े अधिकारी वहाँ पर बैठते हैं और ये सरकार का एक दायित्व हो जाता है कि जब हम ऊर्जा का यहाँ पर सिर्फ 5% उपयोग होती है, बाकी की पूरी ऊर्जा पूरे महाराष्ट्र को बाकी जगह के राज्यों को जाती है, देशों को जाती है। तो उस तरह के ऊर्जा का अगर वहाँ पर सदुपयोग दूसरे को होता है और जो नुकसान जो प्रदूषण का यहाँ पर होता है, वहाँ पर पानी का नुकसान हो रहा है, वहाँ पर प्रकृति का नुकसान हो रहा है, इस सबको नुकसान देखते हुए सरकार ने सोचना चाहिए। और सरकार जब हमारी जनता की है, हमारे लोगों के बीच की है, तो यह कदम बहुत ज़रूरी है कि नागपुर में थर्मल पावर स्टेशन है, चंद्रपुर में है, पारस अकोला के पास है, तो उसी तरह से अमरावती में है, तो भंडारा में है, तो वहाँ पर जरूरी ये हो जाता है कि सरकार ने 25% का अनुदान वहाँ के लोगों को देना चाहिए। और वहाँ पे देखिए किस तरह से उद्योग आ सकते हैं। वहाँ पे फ्लाई ऐश का भी उपयोग हो सकता है, फ्लाई ऐश के नए नए प्रयोग हो सकते हैं। फ्लाई ऐश के ऊपर लेबोरेटरी लगनी चाहिए कि किस तरह से फ्लाई ऐश का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग वहाँ पे लगाया जा सकता है। आज कोई ऐसा लेबोरेटरी ढंग की नहीं है कि जहाँ पर फ्लाई ऐश का खाली फ्लाई ऐश ब्रिक्स और
क्लिंकर के सिवाय दूसरा उपयोग हो सके। तो उस लेबोरेटरी से क्या हम कमर्शियल प्रोडक्शन बना सकते हैं, किस तरह से उस फ्लाई ऐश का उपयोग जो लाखों टन यहाँ पे निर्मित होती है फ्लाई ऐश, जो सिर्फ ऐसे बहा दी जाती है पानी के साथ, उसका हम उपयोग कर सके, सदुपयोग कर सके, उसकी वैल्यू एडेड बना सके और उसको एक्सपोर्ट करने के भी लायक बना सके। तो वह सरकार ने किस तरफ काम करना बहुत ज़रूरी है। हंसराज जी अहीर के प्रयासों से कोल गैसिफिकेशन शुरू हुआ, उसमें भी मेरी प्रमुख भूमिका रही। आज 8 वर्षों की तपस्या के बाद वह बाड़ा साहब दराड़े जो लोनार के हैं नासा से, उन्होंने अपना संबंध रखा। फिर भारत में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट उन्होंने फिर से भद्रावती में लाया है और उसके साथ ग्रेटा एनर्जी आई है। उसको देखते हुए अब अडानी भी 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कडमेश्वर के पास ला रहे हैं। निस्संदेह विदर्भ में अब बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। कोल गैसिफिकेशन के कम से कम 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट विदर्भ में जहाँ जहाँ कोल माइंस है वहाँ पे लगने शुरू हो जाएंगे। जो कोयला अब तक सिर्फ ऊर्जा निर्मित का काम कर रहा था, सिर्फ बिजली निर्मित का काम कर रहा था, अब उस कोयले के द्वारा शेन गैस से अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कई तरह के प्रोडक्ट बनने लग जाएंगे और बहुत वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनने से उससे यूरिया बनता है। तो कम से कम 3 लाख करोड़ का सरकार को इससे निस्संदेह फायदा होगा, हमारा डॉलर बचेगा, हम सक्षम होंगे। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, इसमें हमारे नितिन गडकरी जी का भी बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत रही है और निस्संदेह इन सभी के प्रयास से अब देवेंद्र जी ने यह पूरा बीड़ा उठाया है कि यहाँ पर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगे। निस्संदेह इनकी लीडरशिप में तीनों की यहाँ पर विदर्भ में कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं। 3 जब ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो कम से कम बड़े बड़े फॉरेन के इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। अब ये एक मार्गदर्शक बनकर ये प्रोजेक्ट आए हैं, ये हमारे विदर्भ के लिए बहुत बड़े फायदेमंद होंगे। और जो आज तक सिर्फ प्रदूषण का काम कोयले के द्वारा किया जा रहा था, अब वह प्रदूषण रहित होकर अब उस क्षेत्र में काम होगा जहाँ पर वैल्यू एडिशन का कोयले से काम शुरू हो जाएगा। अब हम फिर आपसे पुनः अगले सप्ताह मिलेंगे, तब शुरू हो जाएगा त्योहारों का मौसम और त्योहारों पे हम आपको शुभकामनाएं देंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के शुभकामनाओं के और आप सबकी मेहनत से फिर से विदर्भ जो 75 सालों से पिछड़ा हुआ था अब इस तरह से आगे जाएगा कि हम पश्चिम महाराष्ट्र को पुकारेंगे, अब आप आ जाइए, हम आपसे प्रतिस्पर्धा करने में तैयार हो गए हैं। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।